नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसआर। आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे वो है अम्ल, क्षारक और लवण। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, यानी कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। वह अम्ल जो खाना पचाने के दौरान हमारे पेट में उत्पन्न होता है, जिसके अधिक उत्पन्न हो जाने से हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है तथा पेट में दर्द और जलन महसूस होती है। तो ये कौन सा अम्ल होता है जो पेट में स्रावित होता है, जो हमारा खाना पचाने में मदद करता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र होता है HCl। ये हमारे आमाशय से स्रावित होता है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा खाना खा लेता है तो ज्यादा खाना खाने की वजह से क्या होता है, शरीर को उस खाने को पचाने के लिए और ज्यादा एसिड जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ज्यादा एसिड जब जनरेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में दर्द उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है, जलन महसूस होती है। तो यही कारण है ज्यादा एसिड स्रावित होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि वर्षा जल का पीएच मान रिक्त स्थान से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा का जल यदि कम पीएच का हो, वो कितनी हो, यानी कि 5.6 पीएच से कम यदि पीएच हो वर्षा के जल की, तो वो बरसात अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये क्यों होती है अम्लीय वर्षा? ये होती है पॉल्यूशन के कारण। जो सॉक्स नॉक्स कही जाती है ना, सॉक्स का मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स और नॉक्स का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब बारिश होती है तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड बना लेते हैं। सॉक्स के एसिड बना लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, ये क्या करते हैं, ये जल के साथ नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और इससे जो बरसात होती है उसका पानी क्या होता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि तो वायुमंडल में घुली होती है गैसें। तो ये मिक्स होके एसिड बनने से बारिश का जो पानी है उसकी पीएच कम हो जाती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा कौन सी गैसों के कारण होती है। तो आपको याद रखना है सॉक्स और नॉक्स। सॉक्स का मतलब सल्फर के ऑक्साइड और नॉक्स का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब आप ये भी देख लीजिए, जो जल की कठोरता होती है वो किस कारण से होती है। जल की जो कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इन लवणों के कारण जो जल होता है वो कठोर हो जाता है और साबुन के साथ झाग नहीं देता है। इनको मृदु करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है ये स्वाद में खट्टा होते हैं। दूसरा है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये दोनों ही सही है ऑप्शन, क्योंकि जो अम्ल है उसकी ट्रिक आप वैसे याद कर सकते हो कि कौन से कलर को कौन से में परिवर्तित कर सकता है। तो अम्ल के लिए आप अनिल याद रख लें। अनिल का मतलब अम्ल, नीले से लाल, नी का मतलब नीला और लय का मतलब लाल, यानी कि अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देंगे। और क्षार के लिए आप याद कर सकते हो छाल है नी, ये शॉर्ट ट्रिक है। छाल नी से छा का मतलब क्षार और लय का मतलब लाल और नी का मतलब नीला, यानी कि क्षार क्या करता है, लाल को नीले लिटमस में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीले
कलर में चेंज कर देगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड दे रखा है जल में H+ आयन देते हैं, इसको आयनों कर रखा है तो इसको आयन कर लीजिए, H+ आयन देते हैं। ऑप्शन डी है क्षारीय प्रभाव को बढ़ाते हैं, तो ये गलत है। अम्ल है तो अम्लीय प्रभाव को बढ़ाएंगे, क्षारीय प्रभाव को नहीं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्षार का गुण नहीं है, क्षार का गुण कौन सा नहीं है, ये देखिए। ऑप्शन ए है यह स्वाद में खट्टा होता है, गलत है, पहला ही गलत है, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे रहते हैं, कड़वे होते हैं। बी है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, मैंने बताया था छालनी, याद रखने के लिए क्षार लाल से नीला, यानी कि जो क्षार होते हैं वो लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, किसको, लिटमस को। थर्ड ऑप्शन है अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, तो अम्ल का प्रभाव को खत्म करता है, बिल्कुल सही है। आपस में अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म करते हैं। ऑप्शन डी है स्वाद में कड़वा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है, ये क्षार का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का एनेमल किससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो होता है दांतों का एनेमल, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैंने बनाना भी बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है और फॉस्फेट की होती है 3, आपस में क्रॉस कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Ca के आगे तो 3 लग जाएगा और PO4 के आगे 2 लग जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अपच के उपचार के लिए निम्न में से प्रयोग होता है, अपच के उपचार के लिए क्या प्रयोग होता है, एंटासिड, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अपच किससे होता है, अम्ल से, यानी कि एसिड से, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, एसिड का एंटीडोट, और एंटीडोट क्या होगा, इसका बेस होगा, यानी कि एंटी एसिड, एसिड के एंटी में काम करे, अपोजिट में काम करे, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, एंटासिड। मुंह की किस पीएच के नीचे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यह आपको ध्यान रखनी है। यदि मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। दांत किससे बने होते हैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, यदि घुलनशील होता है तो सारे दांत गल के और पेट में जा चुके होते हैं, तो जल में तो अघुलनशील होता है, लेकिन क्या होता है एसिडिक जल या एसिडिक एनवायरनमेंट से ये क्या होते हैं, कोरोड होते हैं। कोरोड का मतलब जंग लगती है एक तरीके से, यानी क्षय होता है, इनका डिके होता है, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो यदि मुंह का पीएच 5.5 से नीचे होगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम फॉस्फेट उसमें घुल जाएगा और धीरे धीरे दांतों का डिके शुरू हो जाएगा। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो मिलता कहाँ से है, ये मिलता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं यदि दांतों में अटक जाए, खाना रह जाए, तो बैक्टीरिया उस खाने का निम्नीकरण करते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, तोड़ के उसका क्या बना देते हैं, अम्ल, और उसकी वजह से मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे आ जाता है और दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, यानी कि उनका डिके होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही सेट चुनिए, सही सेट कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आगे, दही, दही में तो लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, और इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। अब इनको लिख लीजिए, एक में क्या आएगा, एक के सामने डी आ जाएगा, टमाटर के सामने क्या आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड यानी सी, 3 के आगे आ जाएगा बी और 4 के आगे ए,
अब इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखिए, इससे ऑप्शन सी मैच कर रहा है। देखिए 1 में डी, 2 में सी, 3 में बी और 4th में ए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। हमारे शरीर के रक्त का पीएच क्या होता है? हमारे शरीर के रक्त का पीएच 7.4 होता है। कई एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इन फ्यूचर भी इसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है, यह प्रकृति में होता है। तो जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं बेस, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार, यानी एल्कली। ये ध्यान रखना, एल्कली किनको कहा जाता है? वो क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। ये प्रकृति में कैसे होते हैं? साबुन की तरह चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, प्रकृति में संचारक होते हैं, यानी कि वस्तुओं को कोरोड करते हैं, जंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसका क्या होता है? HCOOH। ठीक है, CH3COOH नहीं होता है, CH3COOH होता है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है। मधुमक्खी के काटने पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। मधुमक्खी के काटने पर क्या क्या होता है? अम्ल छोड़ता है मधुमक्खी का डंक, कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। और अम्ल को न्यूट्रलाइज क्या करेगा? क्षार ही करेगा। ठीक है, क्षार होगा वही उसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि न्यूट्रलाइज करने वाला पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, ये उस स्किन को ही जला देगा, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा, इसका यूज कर सकेंगे क्योंकि ये दुर्बल क्षार होता है, जिसे माइल्ड बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम यूज कर लेंगे, बेकिंग सोडा को यूज करेंगे। नेटल पौधे की पत्तियों के तंतु में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा उसे उदासीन करने के लिए कौन से पौधे का पत्ता काम में लिया जा सकता है, जो कि नेतल के पौधे के आसपास ही पाया जाता है? ये बड़ी अच्छी चीज है। नेटल का एक जो पौधा होता है उसके पत्ते का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। जो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है वही एसिड इसके भी तंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, और इसी के पास में इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा डॉक का पेड़। और जो डॉक के पत्ते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यदि नेटल के पेड़ से तंतु आपके शरीर में लग जाए तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इसके पास ही में पाए जाने वाले पौधे डॉक की पत्तियों से, वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नेटल के पौधों की पत्तियों के तंतुओं में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, और कौन सा पौधा काम में आएगा? डॉक। डॉक के पौधों की पत्तियों की प्रकृति रिक्त स्थान होती है, तो ये पता है कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं? तो हम भोजन में सोडियम क्लोराइड खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। शुक्र ग्रह का वायुमंडल मनुष्य के रहने लायक नहीं है क्योंकि वहां का वायुमंडल रिक्त स्थान के मोटे घने श्वेत और पीले बादलों से बना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, NCERT की बुक में इसको एक अलग से भी दिया गया है। तो जो शुक्र ग्रह है वहां पे H2SO4 के मोटे श्वेत और पीले बादल पाए जाते हैं, और H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। और ये कैसे प्रकृति रखता है? संचारक होता है, यानी कि जंग लगा देता है, शरीर की त्वचा पर इरिटेशन पैदा करता है, इसलिए वहां का जो वातावरण है वो क्या है?
रहने के लायक नहीं है। नेक्स्ट है साधारण नमक जो घरों में खाया जाता है का रासायनिक सूत्र है साधारण नमक। साधारण नमक क्या है? NaCl यानी कि कॉमन साल्ट जिसे बोलते हैं। कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र पूछे तो वो भी होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये आपको ध्यान रखना है। खाने का नमक, साधारण नमक या कॉमन साल्ट, इसका एक ही फॉर्मूला है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाह करने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किस इलेक्ट्रोड पर ये उत्सर्जित होती है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर उत्सर्जित होती है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पर बनता है तो वो कैथोड पर जमा होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित कहाँ होती है? वो कैथोड पर उत्सर्जित होती है। ये आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन और याद हो जाते हैं। क्लोरीन एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहाँ इकट्ठा होता है? कैथोड पर। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण अभिक्रिया होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये देखिए आप, ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विलयन और पीएच का गलत सेट चुनिए। गलत सेट चुनिए। गलत सेट क्या है? ये देखिए, पहला है जठर रस। जठर रस की पीएच दे रखी है 1.2, ये सही है। नींबू का रस, इसकी पीएच 2.2 होती है, बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच होती है 10, ये भी सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है शुद्ध जल की पीएच 9.9 दे रखी है, जो कि गलत है। क्योंकि शुद्ध जल जो होता है उसकी पीएच होती है 7.0, वो न्यूट्रल होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण कौन सा है? जो नीचे दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्रबल अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। CH3COO, जब ये पानी में घुलता है तो H+ आयन की सांद्रता उतनी नहीं होती जितनी कि H2SO4 और HNO3 में होती है, क्योंकि H2SO4 और HNO3 पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और एसिटिक एसिड जो होता है वो धीरे धीरे आयनित होता है। तो एसिटिक एसिड जो है वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए, जलीय विलयन में अधिक H+ आयनों का होना प्रबल अम्ल को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता अधिक होना प्रबल क्षारक को प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो प्रबल क्षार होगा। ऑप्शन सी है, जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता कम होने पर दुर्बल अम्ल कहलाता है, बिल्कुल सही है। H+ आयन कम होंगे तो दुर्बल अम्ल होगा। ऑप्शन डी है, जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता कम होने पर वह उदासीन विलयन कहलाता है, ये गलत है। उदासीन विलयन नहीं होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि सांद्रता तो होगी कम से कम OH- आयनों की, तो वो सांद्रता वहाँ OH- आयनों की होगी तो कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। हाँ, दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है, किससे? 7 से अधिक है, इसका मतलब क्या है? 7 से अधिक है तो इसका मतलब ये है कि वो क्षारीय प्रकृति का है। 7 से ऊपर कैसा रहता है? क्षारीय प्रकृति का रहता है, यानी कि OH- आयन जो होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। OH- आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या है? विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होगी, गलत है। अधिक होगी तो अम्लीय हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयनों की संख्या अधिक होगी, ये ऑप्शन बी है, तो ये भी गलत है। इसकी संख्या ज्यादा होगी
तो भी अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या दे रखा है, हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या अधिक है, तो ये सही है। हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या अधिक है, इसका मतलब वो क्षारीय है और उसकी पीएच कैसी रहेगी, 7 से ज्यादा रहेगी। ऑप्शन डी है, हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या कम है, कम होगी तो वो क्षारीय नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पीएच 7 से ज्यादा का मतलब क्या है, क्षारीय प्रकृति, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन वहां ज्यादा होंगे, क्षारीय है तो। और यदि 7 से कम है पीएच तो कैसी प्रकृति होगी उस विलयन की, अम्लीय प्रकृति होगी। वहां पे हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन जो है उनकी सांद्रता ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है, जल में अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर इनके आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन। किसी भी अम्ल या क्षार होता है उसमें यदि जल मिलाया जाए यानी उसे डाइल्यूट किया जाए तो क्या होता है, इनके आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इसे ही कहते हैं तनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिटमस का उदासीन विलयन किस रंग का होता है? लिटमस का जो उदासीन विलयन है वो किस रंग का होता है, यानी कि वो ना तो क्षार है ना अम्ल है, उदासीन है, तो वो होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट है 1 mSCl का पीएच कितना होगा? 1 मोल HCl का, ये मोलर विलयन यदि है, 1 मोल HCl का पीएच कितना होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका जो पीएच होता है वो होता है 0, ठीक है। जैसे पीएच स्केल कितनी होती है, 0 से 14 के बीच, ठीक है। तो इसका कहाँ होगा, यहाँ एकदम कहाँ होगा, 0 के ऊपर। 1 m NaOH का पीएच कितना होता है? जो 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? 14, यानी कि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, प्रबल बेस हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? इनमें से प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा नहीं है? हल्दी नेचुरल होता है, लिटमस पत्र भी प्राकृतिक सूचक ही होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाल पत्ता गोभी, जो लाल पत्ता गोभी है वो भी आपकी नेचुरल इंडिकेटर होती है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी संश्लेषित सूचक होता है, तो ये जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक नहीं है, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा नहीं है जो नीचे दिए गए हैं इनमें से? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका फिनोफ्थलीन संकेतक, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और फिर है क्रिसेल रेड, फिर दे रखा है लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है, ये सिंथेटिक सूचक नहीं है। और ऊपर के जो तीनों सूचक है, क्रिसेल, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये ऊपर के तीनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, यानी कि संश्लेषित सूचक हैं। नेक्स्ट है लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस जो विलयन है वो किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उदासीन विलयन भी कैसा रहता है, बैंगनी रंग का रहता है। लाइकेन के पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है, यह लाइकेन पादप जगत के किस समूह में आता है? तो लाइकेन क्या होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं, ये किस में आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं। जो आप देखते हो ना, पेड़ों की जो छाल होती है, जहाँ पे ज्यादा बरसात होती है वहां पे जनरली लाइकेन ज्यादा पाया जाता है। तो जो पेड़ों की छाल होती है वहां पे छोटे छोटे पादप से बन जाते हैं, जैसे एल्गी टाइप के जो बन जाते हैं, जिनका अलग अलग कलर के धब्बे बन जाते हैं उनकी छालों पे। तो पेड़ की छाल पे ये जो धब्बे हैं यही इन्हीं से प्राप्त किया जाता है क्या, लाइकेन। और ये जो पादप है ये किस पादप जगत में आते हैं, थैलोफाइटा में। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अलग गंध देते हैं, क्षारीय माध्यम में अलग गंध देते हैं, या फिर अम्लीय माध्यम में गंध बढ़ जाती है या क्षारीय माध्यम में गंध कम हो जाती है, या इसका उल्टा हो सकता है। तो ऐसे जो सूचक हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे सूचक कहलाते हैं गंधीय सूचक।
ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, गंधीय सूचक। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके रिक्त स्थान बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल ले लो, जैसे HCl और NaOH है। HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है। इनसे बनता है NaCl और H2O। NaCl क्या है? ये NaCl लवण है, सोडियम क्लोराइड, और H2O क्या है? जल है। ठीक है, तो क्या बना? पानी और लवण। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रिक्त स्थान बनाते हैं। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो देखिए, ये भी लवण और जल, ये दोनों तो ये बनाएंगे ही, और कार्बोनेट है साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बनेगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जैसे कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लीजिए पहले। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl लवण, H2O यानी कि जल, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन बने। इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल लीजिए। इससे क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके वही बनाता है NaCl, H2O और CO2 यानी कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी से निम्न में से कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है? चूने का पानी क्या होता है? चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये रहता है अवक्षेप के रूप में इस सॉल्यूशन में, और इसी के कारण कैसा कलर होता है इस सॉल्यूशन का? दूधिया कलर होता है, श्वेत अवक्षेप मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और विलयन का रंग कैसा होता है? दूधिया। ठीक है, तो कौन सी गैस हो जाएगी वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है। चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने प्रवाहित की थी चूने के पानी में, तो क्या बना था? तो बना था कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अवक्षेप के रूप में बनता है। कैसा अवक्षेप था? श्वेत अवक्षेप था, और उसके कारण कलर कैसा था? दूधिया और जल। अब इसी में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो, यानी कि क्या कह रखा है? अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में यानी कि और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैसा रहता है? रंगहीन रहता है और विलयन में विलेय रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट देखो अवक्षेप में रूप में निकलता था, PPT, प्रेसिपिटेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये वापस क्या होता है? जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो घुल जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि जल में विलयशील है। तो क्या हुआ? क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो अभी पढ़ा है हमने, अत्यधिक CO2 पास कर देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्यूशन में विलेय है, और जो रंग होता है उस विलयन का वो रंगहीन हो जाता है वापस। तो कैसा विलयन होगा? रंगहीन। ठीक है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होता था? श्वेत होता था, अवक्षेप के रूप में जो निकलता था कैल्शियम कार्बोनेट,
उस सॉल्यूशन का रंग कैसा होता था? दूधिया। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि चूने के पानी में CO2 गैस पास करने पर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो होता है दूधिया, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में। लेकिन और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करेंगे अत्यधिक मात्रा में, तो ये जो अवक्षेप है घुल जाएगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि रंगहीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है, इसके विविध रूप। तो चूना पत्थर होता है, इसका सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का भी यही होता है और खड़िया का भी यही होता है। तो ये तीनों जो हैं ये CaCO3 के यानी कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप हैं। तीनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो देखिए, आपस में अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हैं। अम्ल जो होता है वो क्षार के गुणों को नष्ट करता है और क्षार जो है वो अम्ल के गुणों को नष्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे HCl और NaOH। HCl प्रबल अम्ल है और NaOH जो है कास्टिक सोडा वो क्षार है यानी प्रबल क्षार है। ये बनाते हैं NaCl प्लस H2O। ये जो बनता है NaCl कैसा बनता है? उदासीन बनता है। ठीक है, तो ये उदासीन बनता है, इसका मतलब क्या है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप, कार्बोनेट हो या धातु ऑक्साइड हो, सबके साथ दो चीज तो बनेगी बनेगी, लवण और जल। ठीक है, कार्बोनेट के साथ एक्स्ट्रा में CO2 निकलती है, तो आप ध्यान रखना है आपको। आपस में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। धातु ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा। और अम्ल यदि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो अम्ल और जल तो बनेगा ही, साथ में CO2 बनती है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? धातु ऑक्साइड से अम्ल जब रिएक्शन करेगा तो लवण और जल। जैसे कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, तो कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कॉपर क्लोराइड और जल। तो कॉपर क्लोराइड क्या है? लवण है और प्लस जल। तो आंसर क्या हो जाएगा? लवण और जल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तो आपने देखा, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसी प्रकार से जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो अम्ल की जगह पे तो अम्ल है, ठीक है, लेकिन क्षार की जगह पे क्या है? धातु का ऑक्साइड है। जैसे आप कॉपर ऑक्साइड लिया है, तो ये क्या बनाया है इसने? लवण और जल। इसका मतलब धातु का ऑक्साइड क्या हुआ? क्षार। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये याद रखना है आपको। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अम्ल से रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नीले हरे रंग का विलयन बनाता है। कैसा? नीला हरा रंग। इसका नीला हरा रंग क्या बनने के कारण होता है? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है, कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कॉपर क्लोराइड और H2O यानी कि जल। तो कॉपर क्लोराइड जो है वो क्या है? लवण है, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला, क्योंकि जल तो कलरलेस होता है। तो रंग किसके कारण होगा? कॉपर क्लोराइड के कारण। ठीक है, तो यहाँ इसका जो नीला रंग है, नीला हरा रंग, इसके कारण होता है कॉपर क्लोराइड के कारण। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के जलीय विलयन से धारा प्रवाह हो सकता है?
धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह किससे हो सकता है? तो धारा प्रवाह उन पदार्थ के जलीय विलयन से हो सकता है जो जल में घुलकर आयन देते हैं। क्या देते हैं? आयन। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार आयन देते हैं, लवण भी आयन देते हैं, और आयनों के दे रखा है तो आयन तो ऑलरेडी है ही। तो इसका मतलब है ये जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इनके जलीय विलयन से धारा प्रवाह होगा। निम्नलिखित में से किसका विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसका विलयन है जो विद्युत का चालन नहीं करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का करेगा, ग्लूकोज का नहीं करेगा। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, तो ये आयन नहीं बनाएगा जल में घुलकर। ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयन देता है जल में घुलकर, तो ये भी विद्युत का चालन करेगा। नमक साल्ट है, तो ये भी जब जल में घुलता है तो आयनों में डिवाइड हो जाता है, तो ये भी विद्युत का चालन करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से असत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, ये भी सही है, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। H+ जो है वो H3O+ बना लेता है, तो इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। अब ऑप्शन फोर्थ क्या दे रखा है? ऑप्शन फोर्थ दे रखा है सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। तो सभी जो क्षारक हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? NaOH कास्टिक सोडा का। ऑप्शन ए है कागज बनाने में, तो ये बिल्कुल सही है और इम्पोर्टेंट भी है। साबुन और अपमार्जक बनाने में, ये भी सही है। कृत्रिम फाइबर बनाने में एवं धातुओं से ग्रीस हटाने में, तो ये भी सही है। इन तीनों में NaOH का उपयोग किया जाता है और तीनों ऑप्शन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन ऑप्शंस में से कोई भी एक दे दिया जाता है। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में और कीटनाशक के रूप में, तो ये तीनों में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है? ऑप्शन बी दे रखा है पीवीसी में। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि जो प्लास्टिक जो होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं और इनमें यूज क्या किया जाता है? क्लोराइड, मतलब यहाँ क्लोरीन यूज होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? CFC। ठीक है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरो आ रहा है, तो क्लोरो यहाँ पे भी क्लोरीन यूज होती है, तो CFC बनाने में भी क्लोरीन यूज होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो ऊपर दिए हुए हैं इन सब में इसका यूज होता है क्लोरीन का, तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? विरंजक चूर्ण भी कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विरंजक मतलब विरंजन करने वाला, यानी कि रंग को हटाने वाला। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, और इसे दूसरे रूप में भी लिखा जाता है CaOCl। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि दूसरे रूप में भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैसे होगा? CaOCl। तो इस तरीके से भी कई जगह लिखा रहता है। नेक्स्ट क्या है? विरंजक चूर्ण का निर्माण से किया जाता है।
रिक्त स्थान से किया जाता है। किससे किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण और जल। तो ये जो विरंजक चूर्ण है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? कई एग्जाम्स में आता है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है, उद्योग में एक उपचायक के रूप में। उपचायक मतलब ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दे। ठीक है, और ऑप्शन बी दे रखा है, जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए। तो जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, वस्त्र उद्योग और कागज की फैक्ट्री में। तो वस्त्र उद्योग और कागज की फैक्ट्री में विरंजक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। ये तीनों जो ऊपर दिए हुए हैं ये विरंजक चूर्ण के उपयोग हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा आपने पढ़ा होगा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम या तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह लीजिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा अथवा खाने का सोडा रिक्त स्थान की अभिक्रिया से बनता है। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा किसकी अभिक्रिया से बनता है? इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। यानी कि इन 4 पदार्थों से बनता है। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2 और NH3। ठीक है, इससे बनता है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 प्लस में क्या मिलता है आपको? अमोनियम क्लोराइड। तो NaHCO3 ये क्या हुआ? बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है आपका? नौसादर। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या दर्शाता है? ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। आयोडीन, इसके साथ में आयोडीन, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कई एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के कितने जल के अणु लगे होते हैं? 10 जल के अणु लगे हुए होते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कई बार इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो डेकाहाइड्रेट मतलब ये जो 10 है इसे क्या कहते हैं? डेका। ठीक है, और H2O यानी कि हाइड्रेट का मतलब H2O। ठीक है, धोने का सोडा इसे बनाया कैसे जाता है ये भी आप देख लीजिए। ये बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसमें से क्या? जल निकल जाता है। फिर से इसमें जल मिला के क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं, यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं और उससे बनता है धोने का सोडा। तो ये आपको याद रखना है कहाँ से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करिए, फिर उससे वापस पुनः क्रिस्टलीकरण करिए उसका, और उससे क्या बन जाएगा? धोने का सोडा। नेक्स्ट क्या है? यदि खाना बनाने में बेकिंग सोडा प्रयोग में किया गया है तब खाना पकाते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसके लिए आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? NaCO3 होता है। तो NaCO3 को जब गर्म करेंगे तो क्या निकलेगी? जाहिर सी बात है, कार्बोनेट जहाँ है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर बनाया जाता है बेकिंग सोडा से, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसमें टार्टरिक अम्ल मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो बेकिंग पाउडर किस में यूज होता है? जो अपन केक वगैरह बनाते हैं और पाव रोटी है उनको स्पंजी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेकिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एंटासिड संघटक के रूप में, तो बिल्कुल सही है, एंटासिड संघटक के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है, यानी कि एसिड को ये उदासीन कर देता है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है अग्निशामक के रूप में, तो ये भी बिल्कुल सही है, अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या दे रखा है? पाव रोटी बनाने में, केक में खमीर उठाने में, मुलायम स्पंजी बनाने में, तो ये भी सही है, क्योंकि बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिक्स किया तो बेकिंग पाउडर बन जाता है और उसका उपयोग किया जाता है पाव रोटी बनाने, केक में खमीर उठाने में और मुलायम व स्पंजी बनाने में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे इनमें से सभी। बेकिंग सोडा रिक्त स्थान होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो बाकी कॉमन नाम जो यूज किए जाते हैं वो क्या रहते हैं? खाने का सोडा या मीठा सोडा। ठीक है, ये दो ऊपर के क्या हैं? ये हैं आपके रासायनिक नाम। तो यहाँ पे जिन रासायनिक नाम में से दे रखा है वो क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर इसका नीला रंग रिक्त स्थान रंग में बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल यानी कि ये क्या रहता है? कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो होता है CuSO4.5H2O और इसका जो कलर है वो गर्म करने पर कैसा हो जाता है? सफेद कलर में चेंज हो जाता है। कारण क्या है? देखिए कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया CuSO4 5H2O, इसका कलर रहता है नीला। जब इसे गर्म करते हैं तो केवल बच जाता है कॉपर सल्फेट, जो जल के अणु हैं वो उड़ जाते हैं वाष्प बन के, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? श्वेत। अब इसमें वापस यदि जल मिला दो तो इसका कलर नीला हो जाता है वापस, क्योंकि वापस जल के अणु ये ग्रहण कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है उसे गर्म करने पर नीले रंग से कैसे में कन्वर्ट हो जाता है? सफेद कलर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम में लगभग इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है कैल्शियम सल्फेट और उसमें आधा जल का अणु लगा हुआ होता है। यह आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो भी आपको याद रखना है, कई बार इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या हेमीहाइड्रेट नहीं आया एग्जाम में तो आएगा अर्धहाइड्रेटेड, यानी कि आधा जो जल का अणु है, तो क्या लिखेंगे? अर्धहाइड्रेटेड। तो आपको ये रासायनिक नाम भी याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है? जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसमें जो लगे होते हैं जल के अणु कितने? 2 जल के अणु लगे होते हैं, ये ध्यान रखना है।
जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु था। तो जिप्सम को जब गर्म करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 373 केल्विन पे, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ आपको ध्यान रखना है POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आपको साथ में ये भी बताता चलूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो अबंडेंस थी शुरू में जिप्सम की, जहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता था, तो वो अबंडेंस कहाँ थी, यानी कि कहाँ मिलता था, पेरिस में पाया जाता था। तो इसके प्राचीन नाम से ही ये अब तक चला आ रहा है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है, यह ठोस पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O। ठीक है, इसमें जल मिलाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जिप्सम कैसा होता है, कठोर पदार्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जिप्सम। नेक्स्ट है, सजावट का सामान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सजावट का सामान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी या जो सतह है उनको चिकनाई प्रदान करने में भी किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो लिटमस के जो कलर है उससे आप पता लगा सकते हो कि वो अम्ल है या क्षार है। लाल को नीला कौन सा करता है, अम्ल या क्षार। तो मैंने आपको बताया था क्षार, यानी कि छालनी। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ले का मतलब लाल और नी का मतलब नीला, छा का मतलब क्षार। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला लिटमस में चेंज कर देता है। क्षार की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है। इसका मतलब जो लाल लिटमस को नीला करता है उसकी पीएच कैसी होगी, 7 से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन में 7 से ज्यादा क्या है, ऑप्शन डी है। तो 10 दे रखा है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें गंधीय सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, वनीला एसेंस, लौंग का तेल, प्याज। ये तीनों ही गंधीय सूचक के रूप में यूज किए जा सकते हैं। प्याज की जो गंध होती है, इसकी गंध किसके कारण होती है, इसकी गंध होती है पोटेशियम के कारण। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये तीनों ही गंधीय सूचक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। सभी अम्लों में कौन से तत्व का परमाणु उपस्थित होता है। जो सभी अम्ल है उनमें कौन सा तत्व है जिसका परमाणु उपस्थित होता है। तो ये देखिए HCl, H2SO4, HNO3, HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, इन सब में क्या है, हाइड्रोजन कॉमन है। ठीक है, तो सब में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल कौन सा है। तो ऑक्सी अम्ल कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ऑक्सी अम्ल वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, यानी कि ऑक्सीजन मस्ट है, वो कहलाते हैं ऑक्सी अम्ल। यानी कि ऑक्सीजन हो, एक हाइड्रोजन हो और कोई एक एलिमेंट दूसरा हो। जैसे H2SO4 में सल्फर अलग से एलिमेंट दूसरा रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। तो ऑक्सी अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, HNO3, H2SO4 यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ऑक्सी अम्ल के एग्जाम्पल हैं। दोनों में ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये लवण होता है, ये तो अम्ल है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक यौगिक है, तो ये भी ऑक्सी अम्ल नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है HNO3, ये ऑक्सीजन रखता है, तो ये हुआ ऑक्सी अम्ल।
नेक्स्ट क्या है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन नहीं होती लेकिन अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती उन्हें कहा जाता है अनऑक्सियम। क्या कहा जाता है, अनऑक्सियम। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, नीचे जो दिए हुए हैं उनमें से देखिए। तो नीचे लिटमस से रिलेटेड ऑप्शन है सारे, लिटमस का रंग परिवर्तन से। तो एक चीज ध्यान रखिए आप, कॉपर सल्फेट बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो दुर्बल क्षार होता है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। तो जो प्रबल और दुर्बल से बनता है कोई भी लवण, तो उस लवण में प्रबल वाले जो अम्ल या क्षार हैं उसकी प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या रहता है, ये अम्लीय प्रकृति का रहता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल क्या है, अम्ल है, क्षार नहीं है, क्षार दुर्बल है। इसलिए ये जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन सी, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट क्या है, अम्ल और क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यह किसका सिद्धांत है, तो ये किसका सिद्धांत है, जिन्होंने कहा कि जलीय विलयन में अम्ल H+ देते हैं और क्षार OH- देते हैं। ये सिद्धांत है आरेनियस साहब का। किसका, आरेनियस। नेक्स्ट क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यह अवधारणा किसकी है, ये अवधारणा किसकी है, जिसमें कहा गया कि विलयन में अम्ल H+ देते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं यानी H+ ग्रहण करते हैं। तो ये अवधारणा है ब्रोंस्टेड और लोरी की। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ब्रोंस्टेड और लोरी की जो अवधारणा है उसे प्रोटॉन त्याग एवं ग्राही अवधारणा भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, प्रोटॉन त्याग एवं ग्राही सिद्धांत किसका है, ब्रोंस्टेड और लोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं। ये किसकी अवधारणा है, ये किसकी अवधारणा है, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग और ग्रहण करने वाले। तो इन्होंने कहा था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन युग्म है बी के पास, ठीक है, और ये बी यदि अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को ए को दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, अम्ल, और बी क्षार। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने और देने वाला जो सिद्धांत है वो किसका है, लुईस का। तो आपने 3 सिद्धांत पढ़े, अम्ल और क्षार से रिलेटेड कौन कौन से थे। पहला था आरेनियस, दूसरा क्या था, ब्रोंस्टेड और लोरी अवधारणा, और थर्ड क्या है, लुईस सिद्धांत या लुईस अवधारणा। ठीक है, ये 3 सिद्धांत अम्ल क्षार से रिलेटेड हैं। आरेनियस साहब ने क्या कहा, आरेनियस साहब ने कहा जो जलीय विलयन में H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, OH- देते हैं वो क्षारक होते हैं। और ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, H+ जो त्यागते हैं वो अम्ल होते हैं और H+ ग्रहण करते हैं यानी प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लुईस ने क्या कहा, लुईस ने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले क्षार कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल कहलाते हैं। तो ये हुई तीनों अवधारणाएं, तीनों आपको याद रखनी है, कोई भी अवधारणा एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ब्लैक जो न तो प्रोटॉन देते हैं न ही प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो ना तो प्रोटॉन लेते हैं ना प्रोटॉन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एप्रोटिक कहलाते हैं।
वे ब्लैक जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं या त्याग भी सकते हैं क्या कहलाते हैं? जो दोनों काम कर सकते हैं, प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उभय प्रोटिक। ठीक है, जो दोनों काम करे, H+ ले भी सके और दे भी सके, उन्हें कहते हैं उभय प्रोटिक। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, उभय प्रोटिक का। दूसरा जो मिथेनॉल, एथेनॉल होते हैं, वो भी उभय प्रोटिक के उदाहरण हैं। तो आपको उभय प्रोटिक के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। तो यहाँ होता है आपका अम्ल और क्षार का पार्ट 1 कंप्लीट। अगले 2-3 दिन में इसका पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।